उत्तराखंड राज्य को देवभूमि का दर्जा प्राप्त है क्योंकि यहाँ कई प्राचीन तीर्थ स्थल मौजूद हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक बहुत बड़ा कंटेनमेंट एरिया है, इसलिए इसे मिलिट्री बेस भी कहा जाता है। हाल ही में हुई एक घटना में एक शख्स के कारनामे ने लोगों को ये एहसास करा दिया कि देवभूमि में राक्षस जैसे इंसान भी रहते हैं और आर्मी में भी शैतानी माइंडसेट वाले सोल्जर होते हैं। देहरादून के नजदीक सिलवारगढ़ तक पहुंचने के लिए थाना रोड से होकर आगे बढ़ना होता है। जंगल जैसी पहाड़ी सड़क पर रात के समय कोई आने जाने वाला नहीं होता। सुबह का उजाला होने पर खेतों में काम करने वाले लोग निकलते हैं। 10 सितंबर 2023 रविवार की सुबह 6 बजे सड़क पर चल रहे एक गांव वाले की नजर सड़क के किनारे बनी कच्ची नाली पर पड़ी और उसे देखकर वो भड़क गया। 25 साल की बेहद खूबसूरत लड़की की लाश नाले में गिरी थी। उस हाफ नेकेड लाश के सिर से निकला खून काला पड़ चुका था और उस पर मक्खियां घूम रही थी। उस आदमी में पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो सीधे सरपंच के घर भागा। यह सुनकर सरपंच ने तुरंत मोटरसाइकिल को किक मारी और उसे पीछे बैठाया। यह इलाका देहरादून के रायपुर थाने की हद में था, इसलिए नाले के पास डेड बॉडी देखकर सरपंच ने थाने में फोन कर दिया। खूबसूरत लड़की की हाफ नेकेड लाश की खबर सुनकर पुलिस की एक जीप वहां पहुंची। बॉडी पर दूसरी कोई चोट नहीं थी। लड़की के सिर पर हथौड़े जैसी किसी भारी चीज से कई बार वार करके बेरहमी से हत्या की गई थी। यह लड़की कौन है? उसे किसने मारा? हत्या कर डेड बॉडी यहाँ क्यों फेंकी गई? इन तमाम सवालों के बीच पुलिस के लिए एक मुश्किल मामला था। पर्स या मोबाइल जैसी एक भी कड़ी नहीं थी जिससे डेड बॉडी की पहचान हो सके। देहरादून जैसे शांत एरिया में इतनी भयानक हत्या से सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दिलीप सिंह कुंवर भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए। डेड बॉडी की हालत और आसपास के इलाके का इंस्पेक्शन करने के बाद उन्होंने 4 टीमें बनाकर सिटी एसपी सरिता डोभाल और 3 दूसरे ऑफिसर्स को जिम्मेदारी सौंपी। ये लड़की कौन है, इसकी पहचान का काम सबसे अहम था। एक टीम ने जिम्मेदारी संभाली और काम शुरू कर दिया। उन्होंने डेड बॉडी की फोटो खींचकर अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप में भेजते हुए कहा कि अगर इस लड़की के बारे में आपके पास कोई जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे। लड़की ने जो फ्रॉक पहना हुआ था वो बिल्कुल नया था और उस पर ब्रांड नेम पर जूडियो का टैग लगा हुआ था। इस ब्रांड के देहरादून में सिर्फ 2 शोरूम थे। एक टीम ने डेड बॉडी की फोटो ली और दोनों शोरूम की जांच शुरू कर दी। पिछले 15 दिनों में इस कलर और डिजाइन की टोटल 8 फ्रॉक बिकी थी। आठों की बिल की डेट और टाइम नोट करने के बाद पुलिस ने उस वक्त स्टोर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जांचनी शुरू की। तीसरी टीम ने आसपास के आधे किलोमीटर के इलाके में कच्चे घरों में रहने वाले लोगों से पूछताछ शुरू की, यह मानते हुए कि हादसा शनिवार रात को ही हुआ होगा। स्मार्ट पुलिस टीम ने थाना रोड की शुरुआत में महाराणा चौक, थानो चौक और लास्ट में सिलवारगढ़ में सीसीटीवी फुटेज की गहराई से जांच शुरू कर दी, क्योंकि हादसे वाली जगह के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। थानो चौक सीसीटीवी से सिलवारगढ़ सीसीटीवी के बीच की दूरी तय करने में व्हीकल्स को 18 से 20 मिनट का टाइम लगता है। दोनों ओर से आने जाने वाले व्हीकल्स ने सड़क पर बिताए गए टाइम की जांच करना एक बहुत मुश्किल काम था। और जब पुलिस ने शनिवार की रात को वहां आने और जाने वाले टोटल 240 व्हीकल्स के टाइम की जांच की तो 18 कारें ऐसी थी जिनको 20 मिनट से ज्यादा टाइम लगा। उन 18 कारों के मालिकों का एड्रेस और कॉन्टेक्ट डिटेल मिलने के बाद पुलिस को कुछ उम्मीद जगी। वो लड़की द्वारा पहनी गई जूडियो ब्रांड की फ्रॉक की जांच में शोरूम के सीसीटीवी में देखा गया कि लड़की 3 सितंबर 2023 को यह फ्रॉक खरीद रही थी। उसके साथ कौन था, इसका पता लगाने के लिए उस वक्त शोरूम के बाहर खड़ी गाड़ियों के नंबर प्लेट भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड किए गए। इसमें एक किया कार पर बड़े अक्षरों में आर्मी लिखा हुआ था। 20 मिनट से ज्यादा टाइम लेने वाली गाड़ियों की जांच के दौरान पुलिस को उस कार का नंबर मिल गया जिसको सबसे ज्यादा टाइम लगा।
UK 07DX5881 नंबर वाली किया कार ने थाना रोड और सिलवार घाट के बीच 20 मिनट की जगह 1.5 घंटा लगाया। उस कार पर लिखा था आर्मी। दोनों टीमों के मिलने से पुलिस को यकीन हो गया कि इस कार का मालिक ही हत्या में शामिल है। उस कार का मालिक प्रेमनगर पंडितवाड़ी में रहता था। इसका नाम है रोमेंदु वाल्मीकि उपाध्याय। 42 साल का यह मिलिट्री ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर था और उसके मोबाइल की लोकेशन भी हादसे वाली जगह की ही थी। रोमेंदु की पोस्टिंग क्लेमेंस टाउन कंटेनमेंट में ही थी। वह अपनी पत्नी और 2 साल के बेटे के साथ पंडितवाड़ी में रहता था। पुलिस जीप वहां पहुंची तो रोमेंदु घबरा गया। वो बिना किसी हंगामे के चुपचाप जीप में बैठ गया और थाने पहुंचकर हत्या की बात कबूल कर ली। रोमेंदु उपाध्याय गाजीपुर के रहने वाले हैं। 2009 में आर्मी में शामिल हुए और 2010 में डिपार्टमेंटल कमीशन के कारण लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 1 साल की ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग मिली। आर्मी में ऑफिसर बनने के बाद उन्होंने सुनिधि नाम की लड़की से शादी की। यहाँ पे नाम बदला हुआ है। शादी के बाद उन्हें अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग मिली। यहाँ पंडितवाड़ी में उन्होंने अपने घर के बगल में 8 कमरों का एक घर बनाया और वहाँ कुटुंब नाम से एक पीजी सेंटर बनाया। पीजी सेंटर की जिम्मेदारी सुनिधि को सौंपकर वो हर वर्क प्लेस पर अकेले ही जाता था। साल 2019 में रोमेंदु को वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में पोस्टिंग मिली। रंगीन मिजाज के चलते सिलीगुड़ी के सिटी सेंटर मॉल में जीजी डांस बार में अक्सर आता था। यहाँ उसकी मुलाकात बार डांसर श्रेया से हुई। श्रेया उर्फ सुमित्रा शिव बहादुर शर्मा नेपाल के तनहू जिले की रहने वाली थी। 5 साल पहले उसके पिता की मौत हो गई थी, इसलिए माँ और 3 छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी श्रेया पर आ गई। श्रेया सुंदर थी और उसे डांस के अलावा कोई दूसरा काम नहीं आता था, इसलिए वो नेपाल छोड़कर सिलीगुड़ी आ गई और बार डांसर के रूप में काम करने लगी। वो हर महीने सैलरी और टिप मिलाकर 30,000 रुपये नेपाल भेजती थी। रोमेंदु और श्रेया का रिश्ता बढ़ता है और रोमेंदु उसे एक फ्लैट किराए पर देता है और वो उसमें पति पत्नी की तरह रहते हैं। रोमेंदु ने श्रेया को ये नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है और एक बेटे का बाप है। जुलाई 2023 में रोमेंदु को फिर से देहरादून में तैनात किया गया। वो श्रेया का साथ नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो श्रेया को देहरादून ले आया। क्लेमेंस टाउन कंटेनमेंट के पास एक फ्लैट किराए पर लिया और श्रेया को उसमें रखा। सिलीगुड़ी में रोमेंदु आज़ाद पंछी था, लेकिन यहाँ देहरादून में उसकी पत्नी सुनिधि मौजूद थी। ऑफिस में बहुत काम है। डेप्यूटेशन पर 4 दिन के लिए बाहर जाना है। तरह तरह के बहाने बनाकर रोमेंदु श्रेया के साथ रहने लगा। बार बार बहाने बनाने से सुनिधि को शक हो गया। उसने चालाकी की। एक दिन जब रोमेंदु ने कार घर पर छोड़ दी तो सुनिधि ने अपने पहचान वाले एक मैकेनिक को बुलाया और कार में जीपीएस सिस्टम लगाया और उसे अपने मोबाइल से कनेक्ट किया। अब यह जानना सुनिधि के लिए आसान था कि रोमेंदु की कार कहाँ जा रही है। जैसे ही रोमेंदु कोई बहाना बनाता, सुनिधि उसे आईना दिखा देती। इससे झगड़े होने लगे। एक दिन सुनिधि श्रेया के फ्लैट पर पहुंची। उसने रोमेंदु को रंगे हाथ पकड़ लिया। श्रेया और सुनिधि के बीच जमकर लड़ाई हुई। उसे शांत कराने के लिए रोमेंदु ने हार एक्सेप्ट कर ली। सुनिधि से हाथ जोड़कर माफी मांगी और श्रेया को अगले दिन सिलीगुड़ी भेज दिया। पति पत्नी के रिश्ते में डिसबिलीफ की दीवार खड़ी हो गई। उस सिचुएशन में रोमेंदु की हालत ऐसी थी कि श्रेया के बिना उसे लाइफ फीकी लगती थी। उन्हें कार में जीपीएस के बारे में नहीं पता था, इसलिए उन्होंने श्रेया को वापस देहरादून बुलाया और दूसरी जगह एक फ्लैट किराए पर ले लिया। श्रेया आई तो सही, लेकिन अब उसे रोमेंदु की असलियत का एहसास हो गया था। अपने दर्द को भुलाने के लिए श्रेया ने शराब का सहारा लिया। फ्लैट का किराया और शराब का पैसा रोमेंदु देता था। इसके अलावा श्रेया को खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए वो नाश्ता और रात का खाना होटल से ही ऑर्डर करती थी और उसका पेमेंट भी रोमेंदु करता था। अब रोमेंदु फंस गया था। घर में सुनिधि से झगड़ा चल रहा था और श्रेया शादी के लिए दबाव बना रही थी। गले पड़ी हुई श्रेया
अब बिंदास और आक्रामक हो गई थी। नशे में वो रोमिंदो को गाली देते हुए कहती थी कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम मुझे कब तक रखेल बनाकर रखोगे, तुम मुझसे कब शादी करोगे। अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी लगने से रोमिंदो पूरी तरह से परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सुनिधि और अपने बेटे को छोड़कर समाज में अपमानित होने के लिए तैयार नहीं था और श्रेया खुले बाग की तरह न्याय चाहती थी। वो शादी के लिए दबाव बना रही थी। बहुत सोचने के बाद रोमिंदो ने एक खतरनाक फैसला लिया। 9 सितंबर 2023 शनिवार शाम को उसने श्रेया को बार में बुलाया। वो खुद तो बहुत कम शराब पीता और श्रेया को ज्यादा शराब पिलाता। जब श्रेया पूरी तरह से नशे में हो गई तो रोमिंदो ने उससे कहा कि वो लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहता है। रोमिंदो ने भी 4 बोतलें ले जाकर श्रेया को दे दी ताकि श्रेया कार में बैठकर भी लगातार शराब पीती रहे। रोमिंदो से रिश्ते में कड़वाहट आ जाने के बाद श्रेया के लिए शराब ही सहारा बनी। वो शराब पी रही थी और रोमिंदो कार को थानो चौक से आगे सिलवार घाट जाने वाले रास्ते पर ले गया। उसने कार जंगल जैसी सड़क पर खड़ी कर दी। नशे में श्रेया को लगा कि रोमिंदो यहाँ कार में सेक्स करना चाहेगा। जब वो कपड़े उतार रही थी तो रोमिंदो उठ गया। वो श्रेया को मारने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आया था। उसने पिछली सीट से बड़ा हथौड़ा उठाकर श्रेया के सिर पर दे मारा। 1-2 नहीं बल्कि 10-10 घाव ऐसे मारे कि श्रेया की सांसें थम गई। थोड़ा आगे जाकर रोमिंदो ने श्रेया की डेड बॉडी नाले में फेंक दी। चेहरे की पहचान ना हो सके इसलिए वो टॉयलेट क्लीनर की एक बोतल भी लाया था। लाश के चेहरे पर बोतल डालने के बाद वो घर लौट आया। शनिवार रात को उसने हत्या कर दी और मंगलवार शाम को पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उन्हें अदालत में पेश किया गया और 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। उस वक्त उन्होंने पुलिस से कहा था कि अगर मैं पकड़ा नहीं जाता तो मैं सुनिधि से कहने वाला था कि तुम शांत रहो। श्रेया को वापस नेपाल भेज दिया गया है। बहुत परेशानी के साथ श्रेया के परिवार से कांटेक्ट किया गया। श्रेया की छोटी बहन सीजा एक रिश्तेदार को लेकर आ रही थी। बुधवार को कोरोनेशन अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। रोमिंदो की क्रूरता देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। सिर पर लगे 10 घावों में सबसे गहरा घाव 8 इंच का था। पुलिस ने बताया कि डिफेंस के PRO लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि जब हमें पुलिस से चार्जशीट की कॉपी मिल जाएगी तो हम इसे आगे की कार्रवाई के लिए आर्मी हेडक्वार्टर को भेज देंगे। 7वें दिन पहुंची सीजा अपनी बड़ी बहन की डेड बॉडी का चेहरा देखकर गिर पड़ी। उसका रोना देखकर वहां मौजूद हर किसी को दर्द महसूस हुआ। सीजा ने रोते हुए कहा कि मेरी बड़ी बहन की कमाई से ही हमारे घर का गुजारा होता था। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं है। पुलिस की मदद से श्रेया का लक्कीबाग शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। रोमिंदो की गिरफ्तारी के बाद सुनिधि भी शौक में है। एक रंगीन मिजाज मिलिट्री ऑफिसर की हैवानियत से दोनों परिवार दुख के सागर में डूब गए हैं।